नमस्कार। विचार मंथन में आपका स्वागत है। लगता है कि 2022 का जो ये विधानसभा चुनाव है, इसमें ब्राह्मण कांड भी चलेगा, बिक्रू कांड भी चलेगा, क्योंकि जो समीकरण बनाए जा रहे हैं उनमें इसको प्रबलता के साथ और प्राथमिकता में रखा जा रहा है। चर्चा हो रही है, कहने को कोई भी कुछ कहे, लेकिन सच बात तो यह है कि सारे समीकरणों को मिलाकर के ही टिकट दिया जा रहा है। यही वजह सपा में, कांग्रेस में तमाम सीटें फंसी हुई हैं। बीजेपी में भी फंसी है, लेकिन बाहर की है, कानपुर देहात की है, हमीरपुर की है, सीटें फंसी हुई है। लेकिन उसके पीछे क्या है? वही एक समीकरण कि कैसे जो है हमको जीतना है। हम आपको ये भी जानकारी दे दें कि समाजवादी पार्टी ने अपनी गोविंदनगर विधानसभा क्षेत्र से बिक्रू कांड में निर्दोष कहलाने वाली खुशी देवी, जो कि जेल में है, उनकी मां गायत्री तिवारी को चुनाव मैदान में उतारने का मन बनाया है। इसके लिए कल सपा के ऑब्जर्वर मेजर आशीष चतुर्वेदी कानपुर आए और सपा के एक नेता के कार्यालय में बाकायदे उन्होंने खुशी की मां गायत्री तिवारी से बातचीत की और बातचीत में खुशी की मां ने भी कहा कि यदि मुझे टिकट दिया जाता है तो मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। उन्होंने यह भी विश्वास व्यक्त किया कि जब अखिलेश की सरकार बन जाएगी तो निश्चित तौर पर हमें लाभ मिलेगा और मुकदमे भी वापस हो जाएंगे। कुछ देर पहले हमने सपा कार्यालय से संपर्क किया और ये बताया गया कि हाँ, गायत्री तिवारी पर बड़ी गंभीरता के साथ विचार हो रहा है। इसी प्रकार ये भी आया सामने कि कांग्रेस जो है वो गायत्री तिवारी को कल्याणपुर से टिकट देना चाहती है और ये संदेश भी उनके पास पहुंचा दिया गया था। तो कुल मिलाकर के अगर ये देखा जाए तो लगता है कि सपा, कांग्रेस, भाजपा कहीं ना कहीं ये महसूस कर रही है कि ब्राह्मण कार्ड खेला जाए। अगर कोई मनाने की बात कर रहा है तो कोई रिझाने की बात कर रहा है, और वहीं दूसरी ओर सपा तो ये दम भर रही है, आप कुछ भी सर्वे करा लीजिए, सरकार तो अपनी ही बननी है। बहरहाल आज इसी पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ अब तक दो मेहमान जुड़ चुके हैं। हम परिचय करा दें, हमारे साथ है कांग्रेस से अतहर नईम जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और भारतीय जनता पार्टी की ओर से है रचित पाठक, मैं पाठक जी का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले अतहर नईम, आप तो बड़े सीनियर हैं, अच्छा विश्लेषण भी करते हैं। ये जो राजनीति में, जो चुनाव में ये बिक्रू कांड की चर्चा होती है, ब्राह्मण कांड की चर्चा होती है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, किसी भी घटना को हर एक अपने चश्मे से, अपने दृष्टि से देखता है। कोई इसको विक्टिम की हैसियत से देखेगा, कोई इसको बिल्कुल सही की हैसियत से देखेगा जो सरकार बैठी हुई है। लेकिन विक्टिम अंततोगत्वा ज्यादा कवरेज पाता है कि भाई किसी के साथ कैसे कैसे अन्याय हुए और समाज में इसका क्या संदेश या क्या दुष्प्रभाव जा रहा है। ये देखना सामाजिक और राजनीतिक व्यक्तियों का, दलों का एक दृष्टिगत व्यवहार रहता है। हर एक अपने नज़रिए से, अपने दृष्टिकोण से देखता है। अगर मान लीजिए
प्रियंका गांधी जी ने ये नारा न दिया होता महिलाओं को आगे बढ़ाने का, विशेष रूप से उन महिलाओं को जो किसी न किसी प्रकार से इस सरकार के दमनकारी अन्यायपूर्ण रवैये से आहत हैं, तो ये सरकार भी ऐसे कदम उठाने से बचती। ये तो अवॉइड करना चाहते थे महिलाओं को, और भी दल इससे प्रेरित हुए, अच्छी बात है। महिलाओं को अपनी लड़ाई लड़ने के लिए स्वयं आगे आना चाहिए, अपनी बात कहना चाहिए, सदनों में आना चाहिए। यही तो उनका प्रयास है प्रियंका गांधी जी का, कि मुखर होकर महिलाएं आगे आएं, बात कहें, जिम्मेदारी निभाएं, लोकतंत्र में अपनी जो भागीदारी है उसको निभाएं। इसी नज़रिए से, इसी दृष्टि से हम सब देखते हैं। रचित, जिस तरीके से सपा और कांग्रेस गेम खेल रही है, खास तौर से कहना है कि विक्टिम माने खुशी दुबे के बाद, वो बिकरू कांड की चर्चा नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि खुशी दुबे के जो विक्टिम है उसको न्याय दिलाने की बात है। तो ऐसी दिशा में तो भाजपा कटघरे में खड़ी होगी। देखिए वर्मा जी, इससे पहले जब चुनाव होते थे तो पार्टियों के पास अपने मुद्दे होते थे, पार्टियों के पास जो सरकार में पार्टी रहती थी उसके खिलाफ मुद्दे होते थे, अपनी विचारधारा होती थी, अपना एक उद्देश्य होता था कि हमें क्या काम करना है। तो आज के समय में चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, इन लोगों के पास योगी जी की सरकार के खिलाफ कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं है जिसको लेकर के ये लोग जनता के बीच में जाएं और उनको गलत साबित कर सके। क्योंकि मोदी जी की सरकार ने, योगी जी की सरकार ने हर गरीब पंक्ति के आखिरी व्यक्ति की चिंता करते हुए सरकार को चलाने का काम किया। किस तरह से पंक्ति के आखिरी व्यक्ति तक सरकार की पूरी सुविधा पहुंचे, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ में हैं, इन्हीं के नेता माननीय राजीव गांधी जी कहा करते थे कि हम जब 1 रुपए जनता के लिए भेजते हैं और 20 पैसे जनता तक पहुंच पाता है, 80 पैसे जो होते हैं वो बीच के लोग खा जाते हैं। कभी भी कांग्रेस के पास ऐसी कोई सोच नहीं आई कि जिससे वो 1 रुपए का पूरा 100% जनता के पास तक, उसके लाभार्थी के पास तक पहुंचाया जा सके। एक मिनट रचित, थोड़ा सा मुद्दे से भटको तो अच्छा है जी। मैं सवाल सीधे देखिए, ये लोगों के पास चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, इन लोगों के पास आज सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं बचा है। इसलिए अपने पुराने रवैये पर उतर आए हैं, जातिवाद को लेकर उतर आए हैं, और जातिवाद की भावना के तहत ये लोग, अभी आपने समाजवादी पार्टी की टिकटों की घोषणा हुई, आपने उसमें देखा किस तरह से उन्होंने सिख दंगे के आरोपी मुहर्रम को उन्होंने टिकट दिया, किस तरह से उन्होंने जाट आंदोलन में हमारे हजारों जाट भाइयों को खून बहाने वाले फुरकान नाहिद हसन को टिकट दिया। ये लोग पूरी रूप से जातिवाद की राजनीति पर उतर आए हैं, क्योंकि इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, किसी प्रकार का कोई ऐसा इन लोगों के पास विजन नहीं है जिसको लेकर के ये लोग जनता के बीच में जा सके। और जनता पूरा मन बना चुकी है। जहां तक विषय आता है ब्राह्मण समाज का, तो मैं बताना चाहता हूं, ब्राह्मण समाज एक बहुत बुद्धिजीवी वर्ग है। वो जानता है कि ब्राह्मण समाज जो है वो सदैव देश हित के लिए वो खड़ा रहा है, हमेशा देश की रक्षा के लिए खड़ा रहा है। किस तरह से हमारा इस जानता है कि किस तरह से किस पार्टी के साथ में। एक मिनट, बहुत अच्छी बात, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, ठीक बात है। मेरा एक सवाल आपसे है कि अगर ब्राह्मण इस तरीके की स्थितियां हैं, जैसे आप कह रहे हैं हम आपके साथ हैं, आपने ठीक बताया, बुद्धिजीवी है, वो प्रबुद्ध वर्ग है, फिर क्या कारण है, वे कौन से ऐसे कारण हैं कि कल जब सलील बिश्नोई की एक सभा होती है, मीटिंग होती है, तो वहां पर ब्राह्मण नेताओं को जोड़ा जाता है, और ये ब्राह्मण नेता वो है जिन्होंने कानपुर में ब्राह्मण समन्वय समिति बना करके एकता बना के काम की। मैं उनके नाम भी बता सकता हूं, नरेंद्र द्विवेदी जो है, बीरेंद्र दुबे, दिवाकर मिश्रा, जितने भी आप देखिए सारे ब्राह्मण नेताओं को कल वहां पर जोड़ा गया। अगर ऐसी बात है तो फिर ब्राह्मण को इस तरीके से जोड़ने का क्या मकसद है? इसको आप ब्राह्मण के नजरिए से मत देखिए, इसको आप देखें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में। दिवाकर मिश्रा जी हो, चाहे बीरेंद्र दुबे जी हो, चाहे देवेंद्र द्विवेदी जी हो, नरेंद्र द्विवेदी जी हो, ये सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के पुरोधा रहे, भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता रहे। और मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि चुनावी वेला एक इस तरह से होती है जैसे लड़के की बारात, और जब लड़के की बारात जब जाती है
तो उसमें फूफा, जीजा, मामा सब इकट्ठे होकर बारात में जाते हैं और उनके पास जिसका विवाह होता है वो अपने फूफा के पास जाता है। फूफा थोड़ा नाराज भी होते हैं, उनको मनाया जाता है। तो ये विवाह की बेला है, ये उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने की माननीय योगी जी के नेतृत्व में बेला है और इसमें हम सभी लोग एक हैं। और ये तो हमारे संगठन के लोग हैं, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम लोग तो एक साथ चुनाव में रहते ही रहते हैं। लेकिन जो बात की गई थी ब्राह्म, ये अतर जी ये बता रहे हैं कि ये तो बेला है, इसमें सब लोग जाते हैं और कोई बात नहीं है, ब्राह्मण पूरी तरीके से। क्या आपको लगता है कि यही एंगल है क्या? और जैसा इन्होंने भी ये भी कह दिया कि वो जाट में वहाँ के जो थे उनके नायक, उनको टिकट दे दिया गया। नाहिद हसन, मैं नाहिद हसन की बता रहा हूँ। और लेकिन आप थोड़ा संशोधन करिए, नाहिद हसन पर जो आरोप है वो पलायन कराने के आरोप है। जो आप जाट के करते हैं उसकी बात कर रहे हैं, जाट वो नहीं है, दंगा हुआ, उसके बाद कैराना में पलायन हुआ, नाहिद हसन का आरोप और मेरा आरोप नहीं है, मेरा आरोप नहीं है, ये तो आपकी पार्टी, अमित शाह वही बात कर रहे हैं। ये मेरी पार्टी का आरोप नहीं, ये न्यायालय का कोर्ट का आरोप बात को सुन लीजिए, वही वो बात कह रहे हैं। वो कहीं इस बात की बात नहीं कर रहे हैं कि जाटों के साथ ऐसा हो गया, वो तो पलायन की, जो पलायन का, खैर ये मुद्दा है। अदर जी आप इसको किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, हमारे भाजपा के साथी ने अभी कहा कि इस सरकार के विपक्ष में या विरुद्ध कोई मुद्दे नहीं है। मुद्दे ही मुद्दे हैं। सबसे बढ़ के पेट का मुद्दा है, महंगाई है, बेरोजगार है। उन्हीं को बदलने और भुलाने के लिए, भटकाने के लिए ये ध्रुवीकरण की बात करते हैं। ये अगर कैराना की या कहीं की जो बात कहना चाहते हैं तो 5 साल से यहाँ 8 साल से केंद्र में सरकार है। इन्होंने कानूनी कार्रवाई क्या क्या की, सरकार से या अदालत से सजा दिलवाने का क्या प्रबंध किया? ये प्रचार करके वोट लेना जानते हैं, भावनात्मक दोहन करना जानते हैं और बाकी मुद्दों पर बात ना हो, चर्चा ना हो, वो भूल जाओ। केवल इन पर फोकस करके वोट हो, सीट जीत जाए और फिर 5 साल अपना लूटने का कार्यक्रम बना रहे, जैसे कि अभी सब कुछ बेच के बड़े घरानों को, पैसे वालों को दिया गया। ये बुरी तरह से हार रहे हैं, ये बुरी तरह से घबराए हुए हैं, इसीलिए वर्ग, धर्म, जात तमाम रास्ते निकाल रहे हैं। इनको लग चुका है कि अब इनकी विपक्ष की बेला आ गई, ये सत्ता से बाहर हो रहे हैं। ठीक बात है। ये देखिए, अतर जी ने बहुत साफ शब्दों में बताया कि मुद्दे हैं, लेकिन मुद्दों पे बीजेपी भी तो चर्चा नहीं करती है। वो भी वही पाकिस्तान, जिन्ना, इस तरीके की बातों को लेकर के। अब देखिए, अभी कल से पाकिस्तान की एंट्री का मामला हो गया कि साहब चुनाव में हो गया। संबित पात्रा, बीजेपी के बड़े बड़े नेता सुबह से लेकर के, और केवल बात ये थी कि अखिलेश यादव ने एक अखबार के इंटरव्यू में, कहीं कोई भाषण नहीं दे रहे हैं, एक इंटरव्यू में कहते हैं, जब उनसे पूछा जाता है तो उन्होंने कहा कि भाई असली दुश्मन पाकिस्तान नहीं है और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तो बिपिन रावत कह रहे थे। बिपिन रावत ने खुद कहा था कि सबसे ज्यादा अगर सुरक्षा को, हमारे देश को खतरा है तो चीन को, लेकिन कल से लेकर के पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। तो मैं कहता हूं कि ठीक है, वो कहते हैं आप कहिए, लेकिन आप भी तो मुद्दों की बात करिए, आप तो कम से कम उनको लाने की बातचीत करिए, तो वो भी तो नहीं हो रहा। देखिए, अखिलेश यादव जी मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं। आपने देखा होगा जिस हिसाब से उन्होंने टिकट वितरण किया है, टिकट वितरण किया, जेल में आजम खान, अब्दुल्ला खान, उनको भी टिकट दिया। आपने नाहिद हसन को टिकट देना चाहते थे, जो 1 साल से फरार चल रहा था। जब नाहिद हसन गिरफ्तार कर लिया जाता है माननीय पुलिस के द्वारा, तो आप उसकी बहन को टिकट दे देते हैं। आप वहां पे कैराना पलायन के फुरकान को आप टिकट देते हैं। आप जाट आंदोलन के उसको टिकट देते हैं। आप मुख्तार अंसारी, उनके परिवार के लोगों को टिकट देते हैं। कहाँ दे दिया, कहाँ से आप ये सब खबरें ले आ रहे हैं? मैं आपको बता दूं, अखिलेश यादव जी जो हैं, अखिलेश यादव जी पूरे रूप से, आप लोगों ने भी पिछली सरकार में देखा होगा, उन्होंने केवल और केवल सांप्रदायिकता को बढ़ाकर जाति धर्म के लिए काम कर कर, विशेष जाति के लिए उन्होंने विशेष जाति और धर्म के लिए काम किया। उसी का नतीजा उनको भुगतना पड़ा। अरे अब चलिए, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, खुशी दुबे की माँ जब आएंगी मैदान में और जब वो लोगों से, जनता के बीच में जाएंगी और बड़े संवेदनशील स्वरों में अपनी बातें करेंगी, जनता से कहेंगी कि न्याय दिलाइए, तब क्या असर पड़ेगा आपकी पार्टी पर, ये मैं जानना चाहता हूँ, ये बताइए। अच्छा,
देखिए, जब खुशी दुबे की माँ जब वोट मांगने जाएंगी हाँ, और जनता के बीच में जाएंगे, उसका परिणाम 10 मार्च को आएगा, वो हमारे आपके सामने होगा। इससे पूर्व में भी ये कोई कहने की बात नहीं है कि समाजवादी पार्टी से जिला पंचायत सदस्य रहे हैं विकास दुबे जी। इन लोगों की मानसिकता ही इसी प्रकार की रही है। किस तरह, अब बस इन लोगों, मैंने क्या कहा, ये लोग मुद्दा विहीन है। इन लोगों के पास कोई उत्तर प्रदेश के युवाओं को, उत्तर प्रदेश के गरीबों के लिए, उत्तर प्रदेश के पिछड़ों के लिए, उत्तर प्रदेश के दलितों के लिए इनके पास कोई विजन नहीं है। इसलिए बस ये जातिवाद कहां से किस ऐसे प्रत्याशी को ले। अरे अखिलेश यादव जी के पास तो प्रत्याशी तक नहीं मिल रहे हैं, उनको प्रत्याशी ढूंढने पड़ रहे हैं। इससे बुरी दशा समाजवादी पार्टी की और क्या हो सकती है। समाजवादी पार्टी की हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, इन लोगों को लड़ाने के लिए प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। विधानसभा में लड़ाने के लिए इन लोगों को प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, जिस कारण से ये लोग अभी अपनी सूची तक घोषित नहीं कर पा रहे हैं। इससे बुरा समय और इससे जनता की इससे बुरा मार इन पार्टियों के लिए और कुछ नहीं हो सकती है। कांग्रेस के मेरे कांग्रेस के नेता बैठे हुए कह रहे हैं कि विजन की बात नहीं करते। मेरा सवाल आपको बताना चाहता हूं कि जब से मोदी जी की सरकार केंद्र सरकार में आई है, केंद्र में आई है, उन्होंने युवाओं को रोजगार देने का काम किया, गरीबों के लिए काम किया। चाहे आप आज भारतवर्ष में चौमुखी अगर आप हाईवे देख रहे होंगे, रोडें देख रहे होंगे, किसकी देन है? ये भारतीय जनता पार्टी में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये विजन था। चाहे आज आप किसानों की बात कर लीजिए, आज मेरे किसान की सबसे महत्व, आज मेरे किसान सवाल फिर भटक गए, आज मेरे किसान खाली आप इतना बता दीजिए कि उसका असर क्या पड़ेगा, बस ये बता दीजिए उसका असर। बता, आप इसको मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि खुशी दुबे को आम, ये बिक्रू कांड को तो लोग मानते हैं कि ठीक है, बहुत हुआ, ठीक है, गलती की उनको भी है, लेकिन खुशी दुबे की ये माना जाता है कि 2-3 दिन पहले इसकी शादी हो गया, उसका क्या दोष है जो आप उसको जेल में डाले हुए हैं। और उसी को न्याय दिलाने के लिए गायत्री तिवारी मैदान में लाई जा रही है। मेरा सवाल ये है कि इसका क्या जवाब देंगे जाके जनता के बीच में, कि जब वो गायत्री तिवारी कहेंगी कि देखिए मेरी बेटी जेल में डाल रखा गया है, तो क्या जवाब देंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी का जवाब देने के लिए चुनाव में नहीं उतरी है। हम अपने 5 साल के जनता के लिए किए गए विकास कार्यों को लेकर जनता के दरवाजे पर दस्तक देंगे। जनता से अपने पार्टी के द्वारा, अपनी सरकार के द्वारा किए गए विकास कार्यों की चर्चा कर हम उनसे वोट देने का आग्रह करेंगे। और निश्चित रूप से 10 मार्च को जब आपके सामने परिणाम आएंगे तो जनता का रुझान और जनता का रुख और जनता का साथ भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार के साथ होगा। नहीं, मेरा सवाल ये है कि आप ठीक कर रहे हैं, कहते जवाब नहीं देने के लिए, तो जवाब नहीं, चुनाव में क्या होता है? ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा, आप तो इसी बात कर रहे हैं कि जवाब नहीं, किसी का जवाब नहीं, एक तरफा भाषण करने का है। क्या मतलब, क्या होगा? क्या बीजेपी अब जाएगी केवल भाषण करती हुई रहेगी? मन की बात हम सुनाएंगे, हम जनता को बताएंगे कि हमने किस तरह 5 साल करके क्यों नहीं बताया कुछ। मेरा सवाल है गरीबों को महीने में 2 एक खुशी दुबे की बात बता दीजिए अगर आप बता सकते हैं। देखिए, खुशी दुबे का विषय यह है कि वो समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी बनकर आए या कांग्रेस पार्टी। देखिए, मैं आपको पहले कह चुका, इन लोगों के पास प्रत्याशी लड़ाने के लिए ये लोग बात क्या, आप एक कोई है उसको 2 साल से जेल में डाले हुए हैं, अब अगर उसकी माँ न्याय के लिए जाएगी जनता के बीच में, तो आप कह रहे हैं इनके पास देखिए 50 लाने क्यों नहीं? इनके पास सुनील शुक्ला है, वहां पर एक कैंडिडेट बने हुए। खुशी दुबे के न्याय का है, वो न्यायपालिका का विषय है और न्यायपालिका में उसका निर्णय होगा। न्यायपालिका अगर क्या समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या वर्मा जी, आपको क्या न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है? क्या हमारे देश के संविधान पर विश्वास नहीं है? वो संविधान के अनुसार, हमारे न्यायपालिका के अनुसार 5 ही मिनट में अगर वो निर्दोष है तो वो निर्दोष साबित होगी। ये तो इसमें कोई विषय नहीं है। और समाजवादी पार्टी से प्रचार करने आएंगी तो मैंने क्या कहा, भारतीय जनता पार्टी अपने विकास के कार्यों को लेकर जनता देखिए रशीद जी, जनता के बीच में हम इस पर कोई आपसे ज्यादा बहस नहीं करेंगे, लेकिन मेरा आपको मालूम है मुकदमे कैसे कायम होते हैं, फिर न्यायालय में, और कभी कभी न्यायालय में ये भी होता है बरसों मुकदमा चलता है और बाद में उसको बरी कर दिया जाता। अब उसका बरसों तो किसी तरीके से उत्पीड़न हो ही गया किसी भी तरीके से, और फिर आप ही लोग कहते हैं कि भाई एक निर्दोष नहीं फंसना चाहिए, और उस निर्दोष के लिए कहा जाए कि वो उसके भी तो परिवार के लोग हैं। तो क्या मतलब, अगर एक के परिवार को किसी ने जा करके बर्बाद कर दिया है तो क्या उसके जवाब में सब परिवारों को बर्बाद कर दिया है? ये बड़े बहस के बिंदु है, लेकिन उस पर चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन हम चर्चा अतड़ जी आपसे पूछना चाहते हैं कि आप भी खुशी दुबे को टिकट देना चाहते हैं, उनकी माँ को, तो आपसे मेरा सवाल सीधा सीधा ये है कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा
देखिए, जैसा मैंने पहले निवेदन किया हम्म, कि हम समाज के किसी, इसमें वर्ग से मतलब नहीं हमारा, समाज के किसी उस व्यक्ति को या उस समूह को, उन लोगों को जो कि सरकार द्वारा प्रताड़ित किए गए हैं, उनकी बात सामने आए, वो अपनी बात सदन में कह सकें, वो अपनी बात जनमानस में कह सकें, हम उनको प्रोत्साहित करते हैं। उसमें टिकट देना हो या उनकी बात को हम स्वयं कहें, हम ये अपना दायित्व निभा रहे हैं, निभाएंगे। क्या जो हमारे देश में जातिवादी धर्मवाद इसकी जो राजनीति चल रही है, क्या इस राजनीति में आप गायत्री तिवारी को या खुशी दुबे को न्याय दिला पाएंगे क्या? ये मेरा सवाल है, क्योंकि यहाँ तो धर्म के आधार पर, जात के आधार पर जो है एक हवा सी आएगी, एक लहर सी आएगी और जीत हार हो जाएगी। मेरा सवाल सीधा सीधा ये है कि वो तो न्याय के लिए बीच में खड़ी होगी, तो क्या उसको न्याय मिल पाएगा? मैं ये कह रहा हूँ। जनता की अदालत बड़ी अदालत है, उसमें वो अपनी बात कहेगी, हम उसका माध्यम और सहारा बन रहे हैं। हम इनकी तरह धर्म और जाति का राजनीति के लिए, चुनाव के लिए प्रयोग नहीं करते, जैसा ये जनता का दोहन करते आए हैं। कभी अपने को छोटी जात का बता देना, कभी कुछ कह लेना, ये इनका काम है। कांग्रेस हमेशा बड़े विजन के साथ कि जो अगर कहीं प्रताड़ित हुआ है, सताया गया है, उसको एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, वो मुखर होकर अपनी बात कहे, वो मुखर होकर सदन में अपनी बात कहे, सदन का सदस्य बने, वो माध्यम हम बना रहे हैं। ठीक बात है। और रचित जी ये बताइए कि जो खुशी दुबे के मामले में तो आपने ठीक कह दिया कि वो न्याय करेगी, न्यायपालिका करेगी, ठीक है, निश्चित रूप से करेगी। मेरा सवाल सीधा सीधा ये है कि जिस तरीके से चुनाव में विभिन्न प्रकार के लोगों की एंट्री होती है, क्या इसे आप जायज मानते हैं क्या? किस प्रकार के? हाँ, मैं ठीक बात, आपने बहुत अच्छा, मैं वही कि कभी कभी अच्छा, हम यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपसे चर्चा करेंगे। के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। इसी बीच हमारे साथ जुड़ गए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता संजय सिंह, बंटी सेंगर। संजय, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप जाम में फंसे रहे, लेकिन इसके बावजूद भी आप आए हैं, आपका एक बार फिर स्वागत है। संजय, ये बताइए कि जो एक एपिसोड चल रहा है खासतौर से सपा और कांग्रेस में बिकरू कांड को लेकर के, और उसमें भी खुशी दुबे की मां को टिकट देने की बात हो रही है। हालांकि भी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन ये माना जा रहा है कि हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से आपके पर्यवेक्षक मेजर आशीष चतुर्वेदी कानपुर आते हैं, एक आपके सपा नेता के कार्यालय में बैठकर बातचीत होती है, गायत्री तिवारी भी कहती है कि हाँ हम बिल्कुल चुनाव लड़ने को तैयार हैं। तो इस संबंध में मैं जानना चाहता हूं कि क्या वास्तव में बिकरू कांड का मुद्दा सपा चाहती है क्या चुनाव में? देखिए, बिकरू कांड विषय दूसरा है। हाँ, विषय यहाँ पर यह है कि जो खुशी दुबे की माँ है, खुशी दुबे के साथ अन्याय हुआ। अन्याय इस तरह हुआ खुशी दुबे के साथ कि अभी उसकी चंद दिनों पहले शादी हुई। अब शादी से पहले तो अपने घर में थी, मायके में थी, और 4 दिन में उसने ऐसी क्या भूमिका रच दी जो उसको जेल भेज दिया, कई मुकदमे लगा के जेल भेज दिया। और हम व्यक्तिगत रूप से आपसे बताना चाहेंगे कि तमाम सूत्र ऐसे पुलिस वालों के माध्यम से जानकारी हुई कि उसके साथ बहुत अत्याचार हुआ, पुलिस कस्टडी में अन्याय हुआ, जो हम आपको यहाँ खुले शब्दों में नहीं बता सकते हैं। तो वो पीड़ित है, और चूंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खास तौर पे ब्राह्मणों का दमन करने का काम किया इस सरकार में, चाहे विजय मिश्रा विधायक हो, चाहे खुशी दुबे हो, चाहे तिवारी के पुलिस ने जो गोली मारी थी विवेक तिवारी के वो हो, हैं तमाम ऐसे लोग उत्तर प्रदेश में, चूंकि और जो माफिया हैं, जो माफिया है जिनकी लगातार समाजवादी पार्टी आवाज उठाती रही कि टॉप 10 की लिस्ट जारी की जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी बाबा की सरकार, जिनके ऊपर ठाकुरवाद का बहुत बड़ा आरोप लगता है, और उन्हीं के नाक के नीचे 25,000 का इनामी माफिया धनंजय सिंह क्रिकेट खेलता है पुलिस की संरक्षण में। और इसके अलावा हर जिले में बड़े बड़े माफिया, ब्रजेश सिंह, चुलबुल सिंह, अभय सिंह, धनंजय सिंह से लेके तमाम, जिनके यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन
चंद माफियाओं के यहाँ कार्रवाई होनी चाहिए, निश्चित रूप से होनी चाहिए। माफिया किसी जात धर्म से जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन इस सरकार ने उसमें भी 2 कैटेगरी कर दी। अपने समाज के माफियाओं को बचाना और ब्राह्मण या मुस्लिम या अदर जात के जो माफिया थे उनके खिलाफ कार्रवाई करना। इसी के अंतर्गत अगर उन्होंने इच्छा जताई है चुनाव लड़ने की, तो पार्टी हमारी विचार करेगी और अखिलेश यादव जी उसमें अंतिम निर्णय लेंगे। अगर उनके तमाम बातों से सहमत होंगे, पार्टी की भी मांग है, तो हो सकता है उनको टिकट भी दे दिया जाए। संजय, मेरा एक सवाल आपसे भी है कि बीजेपी इसमें 2 तर्क रखती है। एक तो कहती है हम क्या करें, खुशी दुबे में वो तो न्यायपालिका करेगी, हम लोग उसमें कर ही नहीं सकते। एक तो ये तर्क देती है, और दूसरा ये भी तर्क देती है कि एक खुशी दुबे पर तो आप लोग इतना बवंडर कर रहे हैं, और जिनके परिवार को उजाड़ दिया गया उनके यहाँ न जाने कितने लोग अनाथ हो गए, असहाय हो गए। और जैसे डिप्टी जो एसपी थे उनके 2 बेटियां नाबालिग अनाथ हो गई, कहते उसकी ओर आप लोग नहीं ध्यान देते। कोई भी अनाथ हुआ हो, किसी के साथ अन्याय हुआ हो, सभी विपक्ष पूरी तरह से खड़ा रहा। उनको सरकारी नौकरी मिली, उनको सरकार की तरफ से सहायता मिली। लेकिन एक अन्याय यह है कि उसकी बेटी जेल में है निर्दोष होके, उसके ऊपर मुकदमे लगे, उसके साथ तो अभी तक अन्याय हो रहा है। अन्याय किसी के भी साथ हो, लेकिन उनके देखिए किसी के घर का कोई व्यक्ति चला जाता है, जैसे 700 किसान उन्होंने आत्महत्या कर ली और मतलब शहीद हो गए उसमें, लेकिन उस पर भारतीय जनता पार्टी बोलने को तैयार नहीं है। आज जब खुशी दुबे की मां और उसकी बेटी जेल में है, वो परिवार पीड़ित है, तो उसको न्याय देने का काम विपक्ष कर रहा है कि अगर उसको चुनाव में टिकट दे दिया जाएगा, कोई भी दल दे दे, तो कम से कम वो एक स्टैंड अपनी आवाज को उठा सकेगी, राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे उठा सकेगी। तो संजय 2 सवाल और मेरे। तो क्या जिस तरीके से चुनाव की बयार चल रही है, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, क्या आपको लगता है कि ऐसी लहर में, ऐसी बयार में जो है न्याय मिल पाएगा जनता से उसको? समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि इस सरकार में न्याय की उम्मीद बहुत कम है। जब हाथरस में आधी रात में पुलिस कस्टडी में एक बेटी को, दलित बेटी को पेट्रोल डाल के जला दिया जाता है, तो ऐसी सरकार से क्या न्याय की उम्मीद की जाए? हैं विधायक, सांसद जो बलात्कार कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, पुलिस कस्टडी में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में मौतें हुई, फर्जी इनकाउंटर हुए, और कानपुर के एक व्यापारी को गोरखपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद में पुलिस ने मार दिया। तो ऐसी सरकार से न्याय करना बिल्कुल न्यायोचित नहीं है। चलिए संजय, मेरा आखिरी सवाल और आपसे है, फिर हम और चर्चा में बात करेंगे, क्योंकि इन विषयों पर हमने चर्चा की। क्या आप मानते हैं कि जब आप गायत्री तिवारी को मैदान में उतारेंगे तो ब्राह्मणों की सहानुभूति आपको मिल जाएगी, और इसका इम्पैक्ट जो है कई सीटों पर पड़ेगा? देखिए, हमारा काम है अन्याय जिनके साथ हुआ उनकी मदद करना। ये ब्राह्मण समाज का काम है कि ऐसे जिनके साथ अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, ऐसे लोगों के साथ ब्राह्मण समाज खड़ा होगा। हम मौका देंगे ब्राह्मण समाज को कि वो उनके साथ खड़ा होगा। अगर वो खड़ा होगा तो निश्चित रूप से उनके साथ न्याय होगा। ठीक बात है। अब रचित पाठक, आपसे जानना चाहते हैं, आपने सब पूरे पॉइंट्स सपा के समझ लिए हैं, अब आपको क्या कहना है? देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार में पूरा प्रदेश जानता है कि दलितों पर अगर सबसे ज्यादा उत्पीड़न हुआ तो समाजवादी पार्टी सरकार में हुआ। दलितों की बहन बेटियों के पास साथ अत्याचार, दुराचार अगर हुआ तो समाजवादी पार्टी की सरकार में है। गेस्ट हाउस कांड, जब आप इतनी बड़ी नेता बहुजन समाज की इतनी बड़ी इनके अत्याचार, दुराचार से नहीं बच सके, तो आप समझिए जनता क्या बची होगी। मेरी बात सुन लो, वहां मत जाओ, अभी यहाँ खुशी दुबे पे आ जाओ। ये कह रहे हैं 4 पॉइंट रखे बड़े अपनी समझदारी से। इन्होंने कहा खुशी दुबे, हम बिक्रू कांड की बात नहीं कर रहे हैं, एक जो अन्याय जिसके साथ हुआ वो कह रहे हैं कि उसके साथ कितनी प्रताड़ना की गई है पुलिस वालों के, बयान नहीं कर सकते, हम उसको न्याय दिलाने के लिए ये बात कह रहे हैं। दूसरा, इन्होंने भी कहा कि उसके ऊपर मुकदमे ठोक दिए गए। तीसरा, उन्होंने ये भी तर्क दिया जो हमने उनसे पूछा कि भाई और लोगों के भी तो परिवार उजड़ गए, पला,
तो उन्होंने उसका भी तर्क दे दिया कि भाई अगर उजड़े हैं तो निश्चित रूप से हमारी उनके प्रति सहानुभूति है, लेकिन इन्होंने ये भी तर्क दे दिया कि उनको कहीं ना कहीं सहारा मिल गया है। लेकिन 2 साल से एक जो युवती है वो जेल की सलाखों में है और वो भी उस समय वो नाबालिग थी। ये कह रहे हैं कि हम उसको क्या ये बात उचित नहीं है? और इसमें आपको क्या लगता है क्यों गुरेज होता है, ये मैं जानना चाहता हूं। देखिए, इन लोगों की समाजवादी पार्टी की हर राजनीति किस प्रकार से वो किस घटना का किस विषय का राजनीतिक लाभ ले सकें, ये लोग केवल उस विषय पर राजनीतिक लाभ लेते हैं। देखिए, ये लोग केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए खुशी दुबे की मां को चुनाव में उतारने का काम करना चाहते हैं। अभी उन्होंने टिकट घोषित नहीं की है। अगर इनको उसको न्याय दिलाना ही है, इन्होंने क्यों 2 साल में एक भी दिन किसी न्यायालय में जाकर उसकी पैरवी नहीं की? क्या इनके पास कोई ऐसा अधिवक्ता नहीं था कि खुशी दुबे की पैरवी न्यायालय, क्योंकि खुशी दुबे को न्याय जो मिलना है वो न्यायालय से मिलना है, जनता से उसका कोई विषय नहीं है। अगर मान लीजिए मालती दुबे चुनाव जीत भी जाती है, उसका न्यायालय से क्या विषय? क्या वो विधायक बनने के बाद न्यायालय पर दबाव बना देंगी जाके कि मेरी बेटी को छोड़ो? खुशी दुबे को न्याय मिलना है न्यायालय से। और समाजवादी पार्टी के मेरे प्रवक्ता जी बैठे हुए, बताएं क्या कोई अधिवक्ता उसकी न्याय दिलाने के लिए न्यायालय में गया? क्या सुनिए कुछ कह रहे हैं संजय। देखिए, प्रथम दृष्टा जब आप मेरे ऊपर कोई सरकार मुकदमा लिख दे, फर्जी ही लिख दे, और इसके बाद मेरे खिलाफ चार्जशीट सरकार के दबाव में पुलिस लगा दे, तब न्यायालय इसके बाद जाता है। पहले तो पुलिस ने ही मेरे साथ अत्याचार किया, सरकार ने ही अगर यही अत्याचार ना होता, हमें फर्जी ना फंसाया गया होता, तो न्यायालय तो आखिरी में आदमी जाता है। अब न्यायालय में कितने वर्ष बाद न्याय होगा, न्यायालय में कितने साल मुकदमे रगड़ते हैं, ये आपको भी मालूम है और हमारे मित्र को भी मालूम है। लेकिन सरकार अगर न्याय करती तो उसके साथ निश्चित रूप से न्याय होता, न्याय ना होता। जिस तरह आप बताइए, आज गृह मंत्री जिसके बेटे ने गाड़ियां चढ़ा दी किसानों की छाती पे, उसके खिलाफ किसानों ने FIR लिख के दी, आपने तो उसका नाम हटा दिया। सरकार ने तो हटाया क्योंकि वो गृह मंत्री है टेनी मिश्रा, तो टेनी मिश्रा का नाम क्यों आपने हटा दिया? अभी तक वहां पे किसान आंदोलन है और मांग कर रहे हैं, टिकैत जी भी गए कि टेनी मिश्रा की इस्तीफा हो, गिरफ्तारी हो। गृह मंत्री के खिलाफ कैसे कोई जांच सही हो सकती है? ठीक बात, मैं आपकी बात सुन। अतुल जी, आपने सुना दोनों की बातों को, अब आप क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए संजय ने अपनी बहुत बात स्पष्ट रूप से कह दी। देखिए, जब लगने लगता है किसी भी व्यक्ति को या समूह को कि हमारा कहीं कुछ सुना नहीं जा रहा है, तो वो राजनीति के शरण में भी आता है। वो चाहता है लोकतंत्र की सीढ़ी को, जिसे सदन कहते हैं, कि हम वहाँ विधायक बन के, वहाँ सांसद बन के अपनी बात कहें। आपको याद होगा, जो आज मुख्यमंत्री हैं, जो अपना कार्यकाल पूरा करके वापस जा रहे हैं, ये लोकसभा के सदस्य थे और पार्लियामेंट में नकली सही, इनके आंसू बहुत एक्टिंग के साथ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सभी रो लेते हैं, आंसू के साथ रोए कि मेरी कोई सुनवाई नहीं, क्या मुझे ये सदन संरक्षण दे सकता है? मैं अपने इस वक्तव्य से वो बात याद दिलाना चाहता हूं कि सदन से संरक्षण मांगा था और ये लोकसभा अध्यक्ष से कहा था, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं कि नहीं हूं? क्या ये सदस्य थे नहीं थे ये मालूम नहीं था इनको, घोषित नहीं था, लिखित नहीं था, लेकिन वो पूछ रहे हैं। फिर कहते हैं क्या ये सदन मुझको संरक्षण दे सकता है कि नहीं दे सकता है? मेरे साथ यही अत्याचार किया जा रहा है। वो उनका अभिप्राय आपके बीच में मैं नहीं बोला था, आपके बीच में मैं नहीं बोला था, डेकोरम मेंटेन रखिए प्लीज। तो अगर इनका मुख्यमंत्री, जो आज मुख्यमंत्री है कल सांसद था, ये सदन में कहता है, तो वो बहुत बड़ी नजीर है कि आदमी राजनीति के शरण में जाकर सदन में अपनी बात कहता है। कांग्रेस या दूसरा कोई भी दल जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार से प्रताड़ित समूह है, व्यक्ति है, उस वर्ग को, उस समूह को, उस व्यक्ति को या महिला को अगर राजनीतिक पावदान पे लाके अपनी बात कहने का अवसर देता है, वो सही काम है। इनका प्रताड़ित किया हुआ आदमी बिल्कुल जनता में कहेगा, इनकी बातों को जनता सुनेगी, इनको हराएगी। ठीक बात है। देखिए, माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी का जो अभी आपने विषय सदन में रखा, वो स्वयं संसद के सदस्य थे वर्तमान स्थिति में। समाजवादी पार्टी की सरकार में, समाजवादी पार्टी की सरकार में उनके ऊपर जानलेवा हमला होता है, वो अपनी सुरक्षा के विषय को लेकर सदन में बात करते हैं। यहाँ पे सुरक्षा की बात नहीं है, यहाँ पे विषय है न्यायपालिका का। जेल में है और उसको न्यायपालिका से न्याय मिलना है। मैं आपको ये, आप एक बताइए आप जरा कि जो बिकरू कांड हुआ था, 10 पुलिस वालों की निशंक हत्याएं,
उसमें ब्राह्मण भी थे, उसमें क्षत्रिय भी थे, उसमें हमारे दलित भी थे, मुस्लिम भी थे, सब थे। जब वहां गोलियां बरस रही थी तो वो गोलियां ये नहीं देख रही थी ये सीना किसी क्षत्रिय का है, ब्राह्मण का है, दलित का है, या किसी मुस्लिम समाज का है, सिख समाज का है। तो उसका कोई समर्थन कौन कर रहा है? उसका समर्थन कौन कर रहा है? देखिए, कोई नहीं कर रहा। उसका समर्थन कोई नहीं कर रहा। अगर आप अगर कांग्रेस कर रही हो, विषय उसी मामले से जुड़ा हुआ है, उसमें किसी भी सरकार के दबाव में, माननीय भैया ने भी कहा था, सरकार के दबाव में उसमें कोई चार्जशीट नहीं लगी, उसमें बिल्कुल निष्पक्ष रूप से जांच हुई, निष्पक्ष रूप से उसमें चार्जशीट लगी। कुछ भी नहीं। किसान आंदोलन को लेकर, लखीमपुर को लेकर के, तो लखीमपुर को एसआईटी की जांच की रिपोर्ट में, और एसआईटी की रिपोर्ट कोई भारतीय जनता पार्टी की एजेंसी नहीं है, चुनाव आयोग आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रहा है, कोर्ट की एजेंसी है, वो सुप्रीम कोर्ट की। क्या आपको न्यायपालिका में विश्वास नहीं है? क्या आपको सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास नहीं? क्या विश्वास जब सुप्रीम कोर्ट के जजों को की एसआईटी की जांच में अजय मिश्र टेनी के बेटे को दोषी पाया गया, सुप्रीम कोर्ट के जजों को की सरकार में जेल में डालने का काम किया, सुप्रीम कोर्ट के जजों को विश्वास नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से अजय मिश्र टेनी को क्या होगा? किसी निर्दोष पर कार्रवाई करने का काम भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। अच्छा, आपकी सरकार में जिस तरह से गृह मंत्री को बचा रहे हैं, आपने सभी मंत्रियों को जांच में बचाने का काम किया। आपको याद होना चाहिए कुंडा का कांड, वहां पे एक सीओ को सरेआम मारकर हत्या करवा दी जाती है और जांच एजेंसियों पर दबाव बनाकर आपने अपने चहेते मंत्री को बचाने का काम किया था। ऐसा भारतीय जनता पार्टी मंत्री को हटाया था, भारतीय जनता पार्टी ने मंत्री को हटाया था, अजय मिश्र राजा भैया को हटाया था, डालने का काम किया, और वहां के आपको संज्ञान में होना चाहिए, तत्काल इस्तीफा दिलाया था, तत्काल इस्तीफा दिलाकर उसकी जांच में सरकार का दबाव बनाकर कहां इस्तीफा दिलाया? बाद पुनः उनको हमने जो कार्रवाई तत्काल की कभी आप नहीं कर पाए, उनको मंत्री 6 महीने बाद कुलदीप सेंगर को पार्टी से निकाला, संरक्षण करते रहे, जब पूरा विपक्ष खड़ा हो गया, बन गया, जब पूरा विपक्ष और कोर्ट ने संज्ञान लिया, तब आपने कुलदीप सेंगर को हटाया, आपने चिन्मयानंद को बचाया, कुलदीप जैसे जो बलात्कारी सेंगर जी की जांच रिपोर्ट बलात्कारी थे, जो क्षत्रिय समाज से थे, उनको बचाया, कर दिया। आप लोगों ने दुराचारियों को, बलात्कारियों को, गुंडों को, माफियाओं को संरक्षण देने का काम करते होंगे। भारतीय जनता पार्टी में इस तरह के लोगों की कोई जगह नहीं है। कुलदीप सेंगर के ऊपर जैसे ही आरोप सिद्ध होने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी से सदस्यता से निष्कासित किया और उनको सदन की सदस्यता से उनको निरस्त किया गया। कितने दिन बाद किया? जब कोर्ट ने और सारे दलों का दबाव बन गया। और देखिए, जहां तक रशीद जी आप बात ठीक कर रहे हैं, टहनी के मामले में ये पूछ रहे हैं कि टहनी पे क्यों नहीं कार्रवाई की। और सुनिए, और आप कह रहे हैं एसआईटी भी कुछ न करती। आपको मालूम होना चाहिए सीधे बाकायदे इसकी सुप्रीम कोर्ट निगरानी कर रही है, और एक पूर्व जज राकेश जैन को इसमें लगाया गया है कि वो देखे, इसलिए कहीं ना कहीं न्याय की उम्मीद दिख रही है। पहले आप सुनिए जो ये लोग कह रहे हैं, जो इनका तर्क है, क्योंकि ये कह रहे हैं वही बात, अभी अतर जी भी वही कोर्ट की बात कर रहे थे। तो जब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी हो रही है, और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात पार्लियामेंट में आपके सरकार ने कही कि साहब मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, टहनी को नहीं हटा सकता हूं। उसके साथ वर्मा जी आपको याद दिलाने के लिए जोड़ दूं, पूरी मीडिया ने लखीमपुर के नृशंस हत्याकांड की निंदा की और आवाज उठाई, तब इनको लगा कि अब तो बहुत गड़बड़ हुआ जा रहा है। अब वो तो जब इसलिए मीडिया उठा, जबकि मीडिया के किसी पर्सन पर जब हमला हो गया और तब ये हुआ, तब उसमें भी मृत्यु हुई जी, उसके परिवार को कांग्रेस ने टिकट दी। वर्मा जी, हाँ, बड़ा गलत किया। अभी आपने कहा सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में, रिटायर्ड जज की निगरानी में जो जांच हुई, तो आप सुप्रीम कोर्ट के और रिटायर्ड जज के ऊपर तो विश्वास करते ही होंगे। उनकी निगरानी में जब जांच हुई, उस जांच में अजय मिश्र टेनी के बेटे को दोषी पाया गया। अजय मिश्र टेनी को दोषी नहीं पाया गया। अजय मिश्र टेनी भारत सरकार, केंद्र की सरकार में गृह राज्य मंत्री है, ना कि उनका बेटा। उनका बेटा दोषी था। जिस दिन एफआईआर दर्ज हुई, पत्र ले लेना चाहिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला, अजय मिश्र टेनी के बेटे के ऊपर जिस दिन एफआईआर दर्ज हुई, उसके 10 दिन के अंदर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, उत्तर प्रदेश के सरकार के दबाव में, उत्तर प्रदेश के सरकार के ने उसको तुरंत उनको पकड़वाकर उनको जेल में डालने का काम किया। एसआईटी की रिपोर्ट आई, एसआईटी की रिपोर्ट में अजय मिश्र टेनी जी को निर्दोष पाया गया। क्योंकि ये कहा नहीं, आप ये गलत बोल रहे हैं। उसमें ये आरोप पत्र में है
कि ये साजिश की गई, इस साजिश के तहत 120 बी का मामला 120 बी का मुकदमा है, बनता है। इसको नहीं, आप देख लीजिए, आपकी नैतिकता वहां होती, पूरा देश आपकी तारीफ करता, जी आपको बर्खास्त कर देना चाहिए था। लेकिन अब आपको वोट का लालच, कहीं ब्राह्मण ना नाराज हो जाए, कहीं ठाकुर ना नाराज हो जाए, तो इस राजनीति में पड़ के आप जो है लगातार, उन्होंने आप जो है लगातार जनता के साथ उन्होंने कैराना पलायन को टिकट दिया, आजम खान जेल में बंद आजम खान को टिकट दिया, अब्दुल्ला खान को टिकट दिया। हो गया वो आप बोल चुके, वो तो फिर गिना देंगे, योगी बाबा को टिकट दिया, केशव प्रसाद मौर्य को दिया, बालियान को उसको दिया, बालियान को दिया। आखिरी सवाल क्या है ये, तो मुकदमा चल रहा है। आखिरी सवाल अतुल जी, क्या लगता है कि इस चुनाव में चाहे बिकरू के नाम पर, चाहे खुशी दुबे के नाम पर, या ब्राह्मणों के उत्पीड़न के नाम पर ब्राह्मण कार्ड चलेगा? खाली हाँ नाम जवाब दे दीजिए। देखिए, कार्ड ब्राह्मण, दलित, ठाकुर, वैश्य, मुस्लिम, ये सब हम तो नहीं सोचते, कांग्रेस नहीं सोचती। ठीक। कांग्रेस ये मानती है कि अगर किसी वर्ग, किसी समूह, किसी व्यक्ति के साथ, क्योंकि व्यक्ति मिलकर समूह बनता है, अगर सरकार का कोई दमन हो रहा है, सरकार उसको प्रताड़ित कर रही है, अन्यायपूर्ण ढंग से दबा रही है, तो हम उसके साथ हैं। प्रियंका गांधी जी हर उस मौके पर, हर उस जगह पर गई हैं जहां सरकार ने दमन किया है और इस सरकार को झुकना पड़ा है। वही कोर्ट ने भी कहा है, और इस सरकार को जनता की अदालत में हार कर वापस जाना। आपकी तो पार्टी बड़ी कमजोर होती चली जा रही है। आज ही देखो आरपीएस सिंह को भी इस्तीफा दे दिया, रेबी दे दी, क्या हो गया? इससे कमजोर नहीं होता है, हो सकता है कि इससे बढ़िया। चलिए कोई बात नहीं। संजय जी, संजय आप बताइए कि ये जो आप न्याय दिलाने के लिए मुहिम कर रहे हैं, सफलता मिलेगी? और क्या एक आप अत्याचार, अन्याय या जो ब्राह्मणों का उत्पीड़न, उसके खिलाफ एक माहौल बना पाएंगे? देखिए, माहौल ये है कि 8% वर्सेस 8% विकास भारतीय जनता पार्टी, जिसने एक समाज का किया, बाकी 92% समाजवादी पार्टी के साथ हैं। पूरा समाज भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के आज समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है। 8% वर्सेस 92% की लड़ाई है, इसलिए हम 400 सीट जीतने वाले। चलिए, बहुत अच्छी बात। आप बताइए ऋषि पराठा, आप क्या कहना है? दो लोगों के कमेंट आखिरी। उत्तर प्रदेश की जनता सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ, और उत्तर प्रदेश के विकास के मुद्दे पर दोबारा पुनः योगी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने का मन बना चुकी है। उत्तर प्रदेश का युवा, उत्तर प्रदेश की महिला, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जी, बहुत बहुत धन्यवाद, संजय जी बहुत बहुत धन्यवाद, और अतुल जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देखें, चुनाव का माहौल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, चहल पहल भी बढ़ती जा रही है। अब तो मायावती भी कह रही है कि 2 फरवरी से वो भी मैदान में उतरेंगी। आगरा में पहली सभा हो गई, अमित शाह, राजनाथ, सब लोग आ गए मैदान में। और सीधे सीधे तौर पर देखा जाए तो सपा भी पूरी सक्रियता के साथ आगे बढ़ रही है। कौन कार्ड कहाँ खेला जाएगा, कैसे पश्चिमांचल जीता जाएगा, पूर्वांचल में क्या मुद्दा चलेगा, ये बहुत रंग वाले चटकीले मुद्दे होंगे, और इनको आप देखते रहिए और हमारा विचार मंथन भी देखते रहिए। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News